सो गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने आई विटनेस मेमोरी शुरू करा था। ठीक है, चश्मदीद गवाह की स्मृति से रिलेटेड उसका मीनिंग, उसका ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आई विटनेस मेमोरी। एंड देन लेटर ऑन हमने कुछ इसकी मान्यताएं या एजम्पशंस के बारे में स्टडी किया है कि कौन सी ऐसी क्या हम मान्यताएं रख सकते हैं आई विटनेस मेमोरी के प्रति। उसकी रिसर्च के लिए कौन से कॉमन मेथड्स हैं। दो प्रकार के मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड आर्काइवल मेथड। ठीक है, तो ये दो मेजर मेथड्स होते हैं जो कि आई विटनेस मेमोरी को स्टडी करने के लिए आते हैं। एंड देन लास्टली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चश्मदीद गवाह की परिशुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो तीन बेसिक वेरिएबल्स की हमने चर्चा करी थी। यहाँ पर आपके एस्टिमेटर वेरिएबल्स हैं, आपके प्रणाली या सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं, और एक आपके पोस्ट डिक्शन वेरिएबल्स हैं। तो आई होप दैट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल एंड यू हैव कंप्लीटेड दैट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था। चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं और इसकी स्मृति को या चश्मदीद गवाह की मेमोरी को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, नेक्स्ट या लास्ट टॉपिक ऑल्सो वी कैन से, यानी कि कौन कौन सी ऐसे प्रविधियां हैं जिनके द्वारा हम चश्मदीद गवाह की जो टेस्टिमनी है, जिसका जो चश्मदीद गवाह के जो प्रमाण होता है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है कि चश्मदीद गवाह प्रमाण की परिशुद्धता को सुधारने की प्रविधियों का वर्णन करें। ठीक है, सो दिस वी विल स्टार्ट टुडे। तो बहुत सी ऐसी विधियां हैं, बिकॉज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चश्मदीद गवाह जो होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर या काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट गिना जाता है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सर्वविदित है कि जितनी भी हमारी आपराधिक घटनाएं होती हैं, कोई भी आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, उनसे संबंधित जो हमने फैक्ट्स इकट्ठे करे हैं, उसके निर्धारण के लिए या फिर दंड प्रणाली के लिए जो चश्मदीद गवाह है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसकी मेमोरी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। ठीक है, चश्मदीद गवाह से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से वो इन प्रश्नों का जवाब देता है, दोषी को पहचान पाता है कि नहीं, पूरी की पूरी घटना का किस प्रकार से वो वर्णन कर सकता है, ये ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके ऊपर हमारे जज या हमारी ज्यूरी डिपेंडेंट होती है। तो और अगर यहीं पर ही उनकी जो स्मृति जो है वो अफेक्ट हो जाए, या वो परिशुद्ध ढंग से अपनी गवाही नहीं दे सकते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा जो न्याय प्रणाली जो है, हमारी जो लीगल जो सिस्टम है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल फेल हो जाता है। ठीक है, तो जो भी हमें प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं, जो हमने डिस्कस करी हैं, पीछे हमने पिछली क्लास में हमने बहुत से ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करे थे जो आई विटनेस मेमोरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, उन क्षेत्र जो हमने पढ़े थे जो हमारी मेमोरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे हम उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के तरीके। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका कॉग्निटिव इंटरव्यू। ठीक है, इसको हम संज्ञानात्मक साक्षात्कार कहते हैं, यानी कि ये साक्षात्कार होता है जिसमें कि जो भी आपका गवाह होता है उसके साथ इंटरव्यू किया जाता है। ठीक है, उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो किस प्रकार से ये इंटरव्यू होना चाहिए, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी परिशुद्ध ढंग से उसकी मेमोरी में से बातों को रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव इंटरव्यू का प्रतिपादन जो है वो गीजलमैन और फिशर ने किया था 1980 में। उन्होंने सबसे पहले इसका विकास किया था। कई प्रकार के प्रयोगात्मक अध्ययन और फील्ड स्टडीज़ जो हैं उन्होंने कॉग्निटिव इंटरव्यू में करी, और इसको एक नया फेस प्रदान किया, और इसमें उन्होंने कम्युनिकेशन टेक्निक्स
को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके अलावा सोशल डायनामिक्स क्या होने चाहिए, यानी सामाजिक तौर पर किस प्रकार से गवाह के साथ हमें बिहेव करना चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी बल दिया था। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्निक्स पे उन्होंने बताया कि हमें गवाह के साथ एक प्रकार का रैपो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कंट्रोल जो होता है, पूरी की पूरी इंटरव्यू का कंट्रोल गवाह के ऊपर देना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि इसमें एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू टाइप आप दे रहे हैं, कर रहे हैं, संरचनात्मक साक्षात्कार विधि टाइप ही होता है, परंतु कंट्रोल जो होता है, ज़्यादा कंट्रोल, मैक्सिमम या मेजर कंट्रोल गवाह के हाथ में होता है। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन टेक्निक को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमने कुछ कॉग्निटिव कंपोनेंट्स के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि इमेजिन करना उस सीन को और उसको फिर रिवर्स ऑर्डर में हमारे सामने पेश करना, डिटेल में एक एक बात को कैसे रिपोर्ट करना है, ये सारा कुछ इसमें इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो CI यानी कि कॉग्निटिव इंटरव्यू में एक प्रकार का रैपो स्थापित करना, एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता स्थापित करना साक्षात्कारकर्ता और गवाह के बीच में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये अगर आप एक रैपो बिल्ड कर लेते हैं और उसके बाद उससे जो भी घटना हुई है उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं, तो वो पूरा का पूरा गवाह के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो किस प्रकार से विवरण दे, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होती है। बाद में आप कुछ छानबीन करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो साक्षात्कार में जितना ज़्यादा कम दखल अंदाजी होती है साक्षात्कारकर्ता की, उतना बेटर आपको विवरण मिलेगा गवाह से उस इंसिडेंट के बारे में। जितना ज़्यादा आप गवाह को अवसर प्रदान करते हैं कि वो उस घटना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे। इंटरव्यूअर का सिर्फ पर्पस या सिर्फ रोल क्या होता है शुरुआत में, उसकी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये जो आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, ये थोड़ा आसान हो जाता है जब आप ध्यान से उसकी सारी बातों को सुन लेते हैं। बाद में फिर आप उससे सवाल जवाब करके छानबीन कर सकते हैं, प्रोब कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन प्राप्त करने का इसमें भरपूर प्रयास किया जाता है। तो अब हम थोड़े कुछ स्टेप्स की चर्चा करेंगे जो कि CI में ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है रैपो बिल्डिंग का, सौहार्द निर्माण जिसको कहते हैं। ठीक है, एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, जिसमें कि आप गवाह को रिलैक्स होने के लिए बोलते हो, किसी प्रकार की एंजाइटी अनुभव ना करने के लिए बोलते हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो घटना का विवरण जो है वो पेश करने के लिए बोलते हो। ठीक है, परंतु ये भी आप उसको कहते हो या ये कि वो किसी भी प्रकार से कहानियां ना गढ़े, एक्चुअल में जो घटना घटी है ज़्यादा से ज़्यादा वही आपको रिलेट करे, और वो तभी हो सकता है जब आप उसके साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करोगे। ठीक है, तो इसमें इसी चरण में गवाह को ये भी महसूस करवाया जाता है कि जितना भी कंट्रोल है इस साक्षात्कार का, वो गवाह के ऊपर है। ठीक है, गवाह ही इस बातचीत को कंट्रोल करेगा। तो जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उस घटना से रिलेटेड वो उसको उपलब्ध करवानी है, परंतु अपने पेस पर, जैसे वो करना चाहे, जिस गति से वो करना चाहे, जिस भी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल वो करना चाहे, उसके लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो इस तरीके से उसको ये फील करवाना बहुत ज़रूरी होता है, और साथ साथ जो साक्षात्कार करता है वो सक्रिय ढंग से उसकी बातों को सुनता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम रैपो बिल्डिंग कहते हैं। फिर आपका सेकंड स्टेप या सेकंड चरण आ जाता है जिसको कहते हैं, जो भी अब आपने एक दूसरे के साथ आप कंफर्टेबल हो गए हैं। ठीक है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एंजाइटी नहीं है, आपका गवाह का क्या रोल है, इंटरव्यूअर का क्या रोल है, ये भी आपका फिक्स हो गया है, गवाह के मन में पूरा फिक्स है। फिर हमारा सेकंड
स्टेप आता है जब हम जो भी हमारी घटना घटी थी उसको रिक्रिएट करना शुरू होता है। ठीक है, तो ये संज्ञानात्मक साक्षात्कार का संज्ञानात्मक भाग कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित होता है। एक तो क्यूज या रिट्रीवल क्यूज कहते हैं इसको। ठीक है, और ये काफी प्रभावशाली होते हैं क्योंकि इनके माध्यम से ही जो घटना की इंफॉर्मेशन हमने या गवाह ने एनकोड करी हुई है अपने माइंड में, वो इन क्यूज के माध्यम से ही उनको वो रिकॉल कर सकता है या रिट्रीव कर सकता है। ठीक है, और सेकंड है हमारी मल्टीपल ट्रेस थियोरी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसमें कि कुछ अनकनेक्टेड इंसिडेंट्स को छोड़ा जाता है और जो एसोसिएटेड इंसिडेंट्स जो होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं या उनको मतलब कि रिकॉल करने की के लिए मोटिवेट किया जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ इंटरव्यू में इस स्टेप में ये पता चलता है कि कौन से ऐसे साधन हैं जिनको हम संकेत या क्यूज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको इस्तेमाल करके हमारी मेमोरी से सूचनाओं को इजीली रिकॉल करवाया जा सकता है। और अगर कोई ऐसी सूचना आती है जो किसी एक प्रकार की प्रविधि की सहायता से हम जिनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसमें किसी अन्य प्रविधि का इस्तेमाल करके रिकॉल करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब कि सेकेंड स्टेप होता है जिसमें कि मतलब कि पूरा का पूरा विवरण उस घटना से रिलेटेड उस रेफरेंस में सब्जेक्ट को या गवाह को आपके सामने बताना होता है। एक माइंड में उसको ये इनकरेज किया जाता है कि विवरण देने से पहले आप अपने माइंड में एक पूरे की पूरी प्रतिमा या इमेज बनाने का प्रयास करो। ठीक है, यानी कि कैसे कैसे वो घटना घटी है वो पूरा का पूरा अपने माइंड में याद करो कि उस वक्त आपको क्रोध आया था कि नहीं आया था, है ना। कुछ ऐसे क्यूज साक्षात्कारकर्ता जो है गवाह को दे सकता है कि अपराध जब हो रहा था तो आपके अंदर किस प्रकार की फीलिंग आई। ठीक है, आपको उस वक्त गर्मी लग रही थी, ठंड लग रही थी, या वातावरण किस प्रकार का था, धुआं उठ रहा था, प्रकाश कितना था। तो कई प्रकार की भौतिक दशाओं के बारे में भी सोचने के लिए कहा जाता है। यानी कि गवाह को ये कहा जाता है कि आप अपराध वाली घटना में अपने आप को दोबारा खड़ा करके पूरी की पूरी घटना को एक इमेज के आधार पर अपने माइंड में बना लो। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप में ये कॉग्निटिव डिटेलिंग होती है। इसको हम कॉग्निटिव डिटेलिंग कहते हैं, यानी कि वर्बली बताने से पहले माइंड में सोचना। ठीक है, पूरी की पूरी जो इंसिडेंट हुआ था, जो भी आपको याद है, गवाह को याद है, कुछ संकेत या कुछ क्यूज के आधार पर उसको पूरी की पूरी घटना को अपने माइंड में लाने के लिए कहा जाता है। और फिर हमारा थर्ड स्टेप होता है जिसको ओपन एंडेड नरेशन कहते हैं, कि जैसे ही गवाह जो है अपने माइंड में दोबारा से पूरी घटना को की रचना कर लेता है, फिर इंटरव्यूअर जो है उसको कहता है कि अब आप पूरी आज़ादी से विस्तृत वर्णन दें। ठीक है, अब आप वर्बली उस पूरी की पूरी घटना का वर्णन दें और आंशिक तौर पर या मतलब कि होल तौर पर किसी भी तरीके से आप रिट्रीव जैसे जैसे करते जाते हैं आप उसका विवरण देते जाएं, बिना किसी हिचक के आप उसको सब कुछ बोलने के लिए कहा जाता है। जो कुछ भी उसके ब्रेन में, मस्तिष्क में आता है, चाहे वो इम्पोर्टेंट है चाहे नहीं है, ठीक है, वो इन सूचनाओं को व्यवस्थित करने की जरूरत ना करे। ये सारा काम जो है वो साक्षात्कारकर्ता का है। ठीक है, बस उसको सारा का सारा विवरण देना है साक्षात्कारकर्ता को बिना किसी हिचक के। और जब ये ओपन एंडेड अकाउंट जो है, नरेशन जो है समाप्त हो जाता है, तब उसके बाद ओपन एंडेड क्वेश्चंस की शुरुआत होती है, जो कि साक्षात्कारकर्ता जो है पूछता है, जिसमें कि छानबीन की प्रक्रिया होती है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में साक्षात्कारकर्ता और ज़्यादा डिटेलिंग चाहता है, ठीक है, या फिर थोड़ा उसको जो माइंड में क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है, तो उस प्रकार से, या कुछ और ज़्यादा यानी कि संदिग्ध व्यक्ति का
का अपीयरेंस के बारे में पूछना चाह रहा है कुछ प्रश्न, या आसपास की कोई डिटेलिंग के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है, तो वो उस तरीके से उससे अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता जाता है। परंतु इसमें ज़रूरी ये होता है कि आपने अगर जो भी आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो उसी से रिलेटेड होने चाहिए जो आपको गवाह जिस चीज़ के बारे में बता रहा है। ठीक है, अगर गवाह आपको संदिग्ध व्यक्ति के बारे में एक्चुअल में बता रहा है, अपीयरेंस के बारे में ही उसने बताया है, तो आपकी क्वेश्चनिंग उसकी अपीयरेंस के बारे में हो। अगर वो आपको उसके वातावरण के बारे में, जनरल वातावरण के बारे में बता रहा है, तो आपकी क्वेश्चनिंग उसके वातावरण के बारे में हो। नहीं तो क्या होता है कि गवाह जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो विटनेस कंपैटिबल क्वेश्चनिंग रूल कहा जाता है इसको, जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि इसमें प्रोटोकॉल से चिपकना नहीं चाहिए, बल्कि गवाह जिस प्रकार से रिकॉल कर रहा है उसका जो पैटर्न क्या है पुनरुद्वार का, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सीआई में इस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है गवाह को कि वो सबसे पहले घटना को मानसिक रूप से अपने मन में रचना करे उसकी, और उसके बाद एक एक करके वो आपके सामने उसका विवरण करता जाए, और जब उसके बारे में किसी भी एक पहलू के बारे में उसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके बारे में वो उत्तर दे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर इमेजिंग होती है और एक मोलर इमेजिंग होती है। मॉलिक्यूलर इमेजिंग जो है वो विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है, और मोलर इमेजिंग जो है वो वातावरण जन्य होती है। तो आप इन दोनों प्रकार की इमेजिंग का इस्तेमाल करने के लिए कह सकते हैं कि पहले आप मॉलिक्यूलर करो, यानी कि एक पर्टिकुलर विशेषता के ऊपर फोकस करो, और उसके बाद ओवरऑल इंसिडेंट को आप डिस्क्राइब करो। तो कुछ संकेतों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिन संकेतों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं तक हम पहुंच भी सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक क्रमिक ऑर्डर में घटना का रिकॉल करने के लिए उसको कहा जाता है कि आप सबसे पहले वहां गए। ठीक है, पहला भाग है, फिर मध्य भाग, फिर अंतिम भाग। तो इस तरीके से अगर आप टेम्पोरल ऑर्डर में या एक सीक्वेंस में, क्रम में आप घटना का विवरण करने के लिए कहते हैं, तो वो और ज़्यादा इजीली उसका प्रत्यवहन हो सकता है। किसी भी प्रकार की दबावपूर्ण स्थिति से इसमें बचना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऐसे अगर आप स्ट्रेस में लाते हैं गवाह को, तो उससे रिकॉल करने में त्रुटियां बढ़ने की संभावना रहती है। तो कोई भी दबावपूर्ण स्थिति का या कोई भी दबावपूर्ण स्थिति में हमें गवाह को नहीं लाना चाहिए। और फिर जब आपको पूरा का पूरा विवरण मिल जाता है घटना का, फिर आपका फोर्थ स्टेप आता है जिसको हम समाप्ति या क्लोजर कहते हैं। यानी कि इसमें गवाह को बताया जाता है कि अब आपने मेरे को सारा विवरण दे दिया है, अब आगे आपको क्या करना है। यानी संपर्क जो है बनाकर रखना है, बाहर कहीं इधर उधर नहीं जाना। किसी भी चीज़ के बारे में आपको बाद में भी कभी भी याद आए, आप साक्षात्कारकर्ता को इसके बारे में बताने की मेहरबानी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपने बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट किया है, हमारे साथ सपोर्ट किया है, हमें बहुत हेल्प मिली है आपकी बात से, और अब आप घर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उससे विदाई लेते हैं और इस कॉग्निटिव इंटरव्यू का क्लोजर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप जितना बेटर तरीके से ये साक्षात्कार कराएंगे, तो सही सूचनाओं की वृद्धि 34% तक पाई गई है। ठीक है, तो मतलब कि साक्षात्कार विधि में अगर हम कॉग्निटिव इंटरव्यू मेथड का इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है घटना के बारे में रिकॉल करने के लिए। सेकंड तरीका जिससे कि हम मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो है लाइन अप का तरीका जो होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लाइन अप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हम फोटो लाइन अप भी कर सकते हैं, वीडियो लाइन अप भी होता है, लाइव लाइन अप भी होता है, जिसमें कि गवाह को संदिग्ध व्यक्तियों के साथ और व्यक्तियों की फोटोग्राफ्स दिखाई जाती हैं, वीडियोस दिखाई जाती हैं या इमेजेस दिखाई जाती हैं, जिसमें कि उनको पहचानना होता है कि संदिग्ध व्यक्ति कौन है। तो इसमें परिशुद्धता को बढ़ाने के लिए
हम लाइनअप किस प्रकार से करते हैं, उसमें कुछ उपायों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि इनकी परिशुद्धता बढ़ जाती है। क्या है वो उपाय? सबसे पहले कॉम्पोजिशन या लाइनअप की रचना किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइनअप की रचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपको ये मतलब कि गवाह को इस चीज़ मतलब इस चीज़ के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि संदिग्ध व्यक्ति की एक्चुअल पहचान क्या है, ठीक है। उसके बारे में गवाह को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या काम करता है, कहाँ को बिलोंग करता है, क्या नाम क्या है, इस तरीके से किसी भी प्रकार से उसका बैकग्राउंड के बारे में गवाह को नहीं पता होना चाहिए। लाइनअप में फिलर जो है, फिलर का मतलब क्या है, जो संदिग्ध व्यक्ति से मिलते जुलते और लोग जो आप लेके आते हैं। लाइनअप में संदिग्ध व्यक्ति भी है और उसके साथ साथ और भी लोग होते हैं जिनको हम फिलर्स कहते हैं। तो फिलर्स पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। कोई भी ऐसा फिलर में ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसकी विशेषता ऐसी हो कि वो एकदम से बाहर को दिख रहा है, यानी कि सारे लोग जो है बिना दाढ़ी के हैं, एक व्यक्ति जो है वो दाढ़ी वाला है, जबकि वो संदिग्ध नहीं है, वो फिलर है परंतु उसकी दाढ़ी है या उसके बाल नहीं है। तो इस प्रकार से फिलर की कोई ऐसी विशेषता नहीं होनी चाहिए जो स्टैंड आउट करे, ठीक है। तो ये चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि जो भी आप लाइनअप दे रहे हैं उसमें संदिग्ध व्यक्ति एक ही होना चाहिए, ठीक है। फिलर कम से कम 4 या 5 होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो टोटल लाइनअप जो है 6 से 7 व्यक्तियों का होना चाहिए। और इसके अलावा जो संदिग्ध व्यक्ति के जो फीचर्स हैं जो गवाह द्वारा बताए गए हैं, वो ऐसे फीचर्स जो हैं वो फिलर्स में भी होने चाहिए, ठीक है। परंतु बिल्कुल मिलता जुलते भी नहीं होने चाहिए फिलर के गवाह टोटली कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो कुछ विशेषताएं जो है, जैसे अगर वो ये कहता है कि थोड़ी पर तिल था उस व्यक्ति का जिसने क्राइम किया है, तो हम फिलर में से 2 या 3 व्यक्ति ऐसे रख लेंगे जिसकी थोड़ी थोड़ी पर तिल है। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके गाल पर तिल है, ठीक है। तो इस तरीके से मिलते जुलता भी होना चाहिए और टोटली भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के हमें फिलर्स रखने चाहिए। और इसके अलावा आपका जो आप अगर चाहे फ़ोटो लाइन अप कर रहे हैं, फ़िज़िकल लाइन अप कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब कि लोग उसमें होने चाहिए जिसमें कि पहले से व्यक्ति गवाह जिन व्यक्तियों को देख चुका है, वो वाले फिलर्स आप इन लाइन अप्स में ना रखें। फ़ोटोग्राफ्स जो हैं संदिग्ध व्यक्ति की स्पेशली बिल्कुल करंट वाली होनी चाहिए, यानी ऐसी होनी चाहिए जो कि जिस जिस टाइप में या जिस विशेषता में उसने वो क्राइम किया है। कोई बहुत पुरानी फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए उसमें, ठीक है। और गवाह जब पहचान की क्रिया चल रही है तो किसी भी प्रकार की अंत क्रिया नहीं होनी चाहिए और गवाहों के साथ, ठीक है। आपके हर किसी घटना, आपराधिक घटना के कई गवाह होते हैं, आपस में गवाह जो है किसी भी प्रकार के नोट्स एक्सचेंज ना कर सके, इस प्रकार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और पहचान क्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का कोई संकेत गवाह को नहीं देना चाहिए कि जो संदिग्ध व्यक्ति था वो पहले से ही किसी प्रकार का क्रिमिनल है या उसको जेल हो चुकी है या क्या सज़ा हुई है, किस प्रकार का आरोप उसने किया था। तो मतलब उसके बारे में कोई नेगेटिव बातें संदिग्ध व्यक्ति के बारे में हमें गवाह को नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लाइनअप में कॉम्पोजिशन जो है लाइनअप का उसमें ये ध्यान रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम लाइनअप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइनअप में, वो है अंध प्रशासन, ब्लाइंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो लाइनअप जो कर रहा है उसका जो प्रशासक होता है ना, जो लाइनअप जिसने गवाह के सामने प्रस्तुत करा है, उसका जो प्रशासक जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस भी गवाही को प्रभावित कर सकती है। तो इस वजह से जो अधिकारी लाइनअप पेश कर रहा है, प्रशासक जो लाइनअप पेश कर रहा है, उसको भी ये पता नहीं होना चाहिए कि संदिग्ध व्यक्ति कौन है और फिलर कौन है।
वो ब्लाइंड कहते हैं इसको, यानी कि ऐसा अधिकारी हमें लाइन अप पेश करने के लिए अपॉइंट करना चाहिए जो कि हमारे क्राइम से रिलेटेड ना हो। ठीक है, उसको किसी भी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है क्राइम से, वो हमें ऐसा एक प्रशासक चाहिए, क्योंकि गवाह जो होता है वो प्रशासक से कुछ संकेत प्राप्त करने की कोशिश करता है। किसी भी तरीके का वो क्लू देना चाहता है, किसी व्यक्ति को वो पॉइंट आउट करता है, तो उससे उसको पॉइंट आउट करने के बाद वो उस अधिकारी की तरफ ज़रूर देखेगा। तो वहाँ पर अगर अधिकारी कोई फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा, कोई अपना बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ये शो कर देता है या ये संकेत कर देता है कि ये व्यक्ति सस्पेक्ट है या ये व्यक्ति संदिग्ध है या नहीं है, तो ऐसे में क्लू मिल जाता है गवाह को। तो प्रशासक जो है वो टोटली बेखबर होना चाहिए कि संदिग्ध व्यक्ति कौन है और फिलर्स कौन है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को ये कार्य सौंपे जो कि वर्तमान केस से सीधा संबंधित नहीं है। और इसके अलावा आप एक फोल्डर विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रशासक आपको कोई ऐसा नहीं मिलता है जो घटना से संबंधित नहीं है, तो हम फोल्डर विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि फोल्डर्स लेकर, फाइल्स लेकर उसके अंदर फोटोग्राफ्स डाली जाती हैं। ठीक है, तो उसमें फिर आप कुछ फोल्डर एम्प्टी भी रख सकते हैं, कुछ फोल्डर्स में आप फोटोग्राफ्स डालकर सब्जेक्ट को आपने वो फोल्डर पकड़ा दिए और एक एक करके वो फोल्डर देखता है सब्जेक्ट। प्रशासक को नहीं पता कि कौन सी फोटोग्राफ उस फोल्डर में उसके पास आई है। ठीक है, तो वो छुपाकर सब्जेक्ट को या गवाह को कहा जाता है कि आपने छुपाकर फोल्डर में से फोटोग्राफ देखनी है और फिर आपने हाँ या ना में जवाब देना है कि ये संदिग्ध है कि नहीं है। तो इस विधि से भी गवाही की परिशुद्धता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, गवाह को कैसे किस प्रकार के निर्देश देने हैं ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ तो आपको निर्देश देने ही होंगे, वो उचित ढंग से अगर हम दें तो परिशुद्धता में वृद्धि होती है। किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, कोई ये नहीं बताना चाहिए कि आप असली बताओगे या गलत बता दोगे तो कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। इस प्रकार से आपने कोई भी उसको चीज़ नहीं बतानी है। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर अगर वो लाइन आपको देखता है तो परिशुद्धता के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आपको ये भी गवाह को बता देना चाहिए कि प्रशासक को भी नहीं पता कि संदिग्ध व्यक्ति कौन है, तो आपको उसकी तरफ देखना या उससे कोई संकेत पाना आप भूल ही जाओ। ठीक है, और इसके अलावा ये भी उसको बता देना चाहिए अगर आपको कोई निश्चितता नहीं भी है संदिग्ध व्यक्ति के बारे में, तो भी आप उसका नाम आप बता सकते हो। हम उसके बारे में पूरी छानबीन करके ही आगे का स्टेप उठाएंगे। ठीक है, और ये भी निर्देश उसको दिए जाते हैं कि पहचान प्रक्रिया से पहले या बाद में अन्य गवाहों से इसके बारे में आप डिस्कस ना करें, किसी प्रकार का जनसंचार के द्वारा भी संबंध स्थापित ना करें, तो वो बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद एक और तरीके से हम लाइनअप को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो है अनुक्रमिक प्रस्तुति। अनुक्रमिक प्रस्तुति का मतलब क्या है कि एक ही समय पर जैसे हम फिजिकल या फोटो श्रृंखला में एक ही समय पर एक साथ सारे के सारे व्यक्तियों को, संदिग्ध और फिलर सबको एक साथ दिखा देते हैं सब्जेक्ट के सामने। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये रिलेटिव जजमेंट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है समकालीन प्रस्तुति में ऐसा करता है, एक साथ सब्जेक्ट के सामने फोटोज प्रस्तुत कर दी 6-7 या एक साथ उन व्यक्तियों को प्रस्तुत कर दिया, तो सब्जेक्ट जो है एक व्यक्ति को पिन पॉइंट कर लेगा अपने माइंड में और बाकियों को उसके साथ कंपैरिजन करता रहेगा। और अगर उसने गलत व्यक्ति को पिन पॉइंट कर लिया तो उसका टोटल जो गवाही है वो गलत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट जजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक एक करके आप लाइनअप को पेश करें, चाहे फोटोग्राफ दे रहे हैं चाहे फिजिकल दे रहे हैं, एक एक करके आप सब्जेक्ट के सामने लेकर आए और वो अगर अपनी मेंटल इमेज के साथ उस व्यक्ति को कंपेयर करेगा, है ना, संदिग्ध व्यक्ति की जो उसने मेंटल इमेज बना रखी है अपने माइंड में, उसके साथ अगर वो संदिग्ध सामने आए व्यक्ति को कंपेयर करता है तो बेटर चांस होते हैं परिशुद्ध ढंग से पहचानने के।
ठीक है, तो मतलब कि अनुक्रमिक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ना कि समकालीन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर शाब्दिक अति छाया का भी परिहार करना चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ वर्बल ओवरशैडोइंग। इसका मतलब क्या है कि गवाह को ये कहना कि आप बार बार रिपीट ना करे जाओ वर्बली कि संदिग्ध व्यक्ति की मूछें थी, गाल पर तिल था, आंखें छोटी थी, आंखें मोटी थी। तो इस प्रकार की वर्बल जो ओवर शेडोइंग हो जाती है, तो आपके कई बार क्या होता है कि मानसिक प्रतिमा में भी कई गड़बड़ी हो जाती है। उसके गाल पर तिल आप बोल रहे हैं, हो सकता है उसके थोड़ी पर तिल था या उसके माथे पर तिल था, परंतु आपने मानसिक प्रतिमा बना ली कि उसके गाल पर तिल था और आप बार बार उस चीज़ को रिपीट करे जाएंगे, तो आप जो लाइनअप में उसी व्यक्ति को पिन पॉइंट करेंगे जिसके गाल पर तिल है, और जबकि एक्चुअल में क्या होगा कि संदिग्ध व्यक्ति जो है उसकी थोड़ी पर तिल था। ठीक है, तो वो ओवर शैडो हो जाता है, वो एकदम से छुप जाता है वो चीज़। तो वर्बली बोलना या शाब्दिक तौर पर बोलना अवॉइड करना चाहिए। और एंड में पूरी की पूरी जो भी प्रोसीजर फॉलो हुआ है उसकी संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है। जिस भी कमरे में ये लाइनअप चल रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग गवाह के रूम में आने से लेकर रूम को छोड़ने तक पूरी आप रिकॉर्डिंग तैयार की जाए। उससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें मिल सकती हैं जिसकी सहायता से गवाही की परिशुद्धता में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये था लाइनअप को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम गवाही को इम्प्रूव कर सकते हैं या गवाह के प्रमाण को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इन दोनों कॉग्निटिव इंटरव्यू और लाइनअप प्रोसीजर के अलावा कुछ और भी मेजर्स हैं, जैसे रिटेंशन इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपराध और गवाही के बीच का जो इंटरवल या गैप होता है वो अगर ज़्यादा लंबा होगा तो गवाह की स्मृति उतनी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि इंटरवल जो है कम हो। अपराध हुआ, जल्द से जल्द गवाह से गवाही लेने की करनी चाहिए। फिर जो प्रश्नकर्ता जो है ना, जो आपका इंटरव्यूअर जो है वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इमोशनल जो लेवल जो है उसका वो नॉर्मल होना चाहिए। बार बार छोटी से छोटी बातों पे गुस्सा होना, एग्रेसिव हो जाना गवाह के ऊपर स्ट्रेस डालता है। ठीक है, तो नॉर्मल रूप से प्रश्न करेंगे तो वो नॉर्मल रूप से ही आपको जवाब देगा। इसके अलावा विटनेस की मादकता के ऊपर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको ये लगता है कि हमारा जो गवाह जो है वो किसी नशे की हालत में है, कोई ड्रग्स ले रहा है, तो उस समय उससे गवाही ना लें। ठीक है, और अगर लेनी ज़रूरी हो जाती है तो आपको फिलर्स का इस्तेमाल, यानी कि जो हम लाइनअप में अगर हम गवाही ले रहे हैं तो उसमें फिलर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ संदिग्ध व्यक्ति की फोटोग्राफ या वीडियो आप उस गवाह को दिखाएं और उससे हाँ या ना में जवाब ले लें, सिर्फ कि आप बताओ ये संदिग्ध व्यक्ति है कि नहीं है। ठीक है, तो फिलर नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक संदिग्ध व्यक्ति की फोटो या उसका वीडियो आप उसको दिखा दें। तो अगर आपको बहुत असेंशियल है कि मदहोशी में आपने गवाह से गवाही लेनी है, अदरवाइज तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए जब तक कि वो पूरी तरीके से होश में ना आ जाए जो विटनेस है। ठीक है, इसके अलावा तो जनरेटिंग डिस्क्रिप्शंस एक प्रविधि होती है। ठीक है, यानी कि अपराध का वर्णन करने के अलावा आसपास के दृश्यों का वर्णन करना, अपराध के समय में शब्द किस प्रकार से बोले गए थे, ठीक है, तो इस प्रकार का वर्णन करना, या अपराधी किस प्रकार से लग रहा है उसका कैरेक्टर स्केच करवाना, ड्राइवर जैसा लग रहा था या पागल सा लग रहा था, आपको बेवकूफ़ लग रहा था या इंटेलिजेंट लग रहा था, पढ़ा लिखा लग रहा था। तो इस प्रकार से कुछ आप वर्णनों को उत्पन्न भी कर सकते हैं, उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं जिससे और ज़्यादा डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। ठीक है, आप उसकी मेमोरी को थोड़ा सा गाइड भी कर सकते हैं, निर्देशित भी कर सकते हैं, कुछ रिट्रीवल क्लूज भी आप दे सकते हैं जिससे कि उसकी मेमोरी में को परिशुद्ध ढंग से आप रिट्रीव करवा सकें, उसमें वृद्धि कर सकें। तो ये आपके कुछ
प्रविधियां हैं जिसके द्वारा हम गवाह की मेमोरी को, आई विटनेस मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका सबसे पहले कॉग्निटिव इंटरव्यू आ जाएगा। क्या होता है कॉग्निटिव इंटरव्यू और उसके चरण क्या क्या होते हैं और किस तरीके से आप उसको यूज करके गवाह की गवाही को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड प्रोसीजर है हमारा लाइनअप। ठीक है, लाइनअप किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइनअप्स और डिफरेंट तरीके लाइनअप को इम्प्रूव करने के लिए वो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ और विधियों का इस्तेमाल करके, कुछ और उपायों का इस्तेमाल करके भी आप गवाह की गवाही को परिशुद्ध कर सकते हैं या उसको सुधार सकते हैं। समय का इंतराल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारा प्रश्नकर्ता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल या संवेगात्मक नहीं होना चाहिए। विटनेस इंटॉक्सिकेटेड या नशे की हालत में नहीं होना चाहिए। कुछ वर्णन जो उसने पेश करे हैं उसको आप और ज़्यादा उसके बारे में डिटेल हासिल कर सकते हो छानबीन या प्रोब के द्वारा। ठीक है, और गवाह की स्मृति को आप गाइड या निर्देशित भी कर सकते हो जिस जिस मार्ग पर या जिस ओर आपने रिकॉल, उसकी मेमोरी को रिकॉल करवाना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ तरीके हैं, कुछ प्रविधियां हैं जिसके द्वारा हम गवाह की गवाही को परिशुद्ध और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा परिशुद्ध कर सकते हैं। So this finishes with your chapter of forensic psychology. I hope you have understood it all. So thank you so much, girls.